Welcome everyone to lecture number 2 of UGC NET paper 1 communication series brought to you by Vision Law classes. In the previous lecture we covered about introduction to communication. Basic सा communication का introduction देखा, जो Latin words है communis और communicare, इनसे communication कैसे derive होकर आया ये देखा. साथ ही साथ जो फीचर्स और ऑब्जेक्टिव्स है कम्युनिकेशन के वो भी देखा. जैसे कि डायरेक्टिव फंक्शन होता है कम्युनिकेशन का, यानी कि मुझे अगर किसी को डायरेक्शंस देने हैं और डायरेक्शंस देने के पर्पस से मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ तो वो कम्युनिकेशन का डायरेक्टिव फंक्शन बोला जाएगा. मैं किसी लैंग्वेज के बारे में बताने के लिए कम्युनिकेशन का यूज़ कर रही हूँ तो उसे मैं मेटालिंग्विस्टिक फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन बोलूँगी. ऐसे ही हमने कई सारे और फंक्शंस भी देखे. वन ऑफ देम वॉज कंटेक्सचुअल फंक्शन. कंटेक्स्ट यानी कि माहौल. तो माहौल के बारे में मैं जानने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकती हूँ, साथ ही साथ मैं माहौल बनाने के लिए भी कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकती हूँ. ऑल ऑफ दिस वर कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर विद अ लॉट्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्पल्स. साथ ही साथ वी हैड कवर्ड सम PYQs अलॉन्ग विद एवोल्यूशन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि जो प्री हिस्टोरिक टाइम है, एंशियंट टाइम्स है, मॉडर्न टाइम्स है, वहाँ पे अलग अलग वेज, अलग अलग मीडियम्स कैसे डेवलप होकर आ रहे हैं कम्युनिकेशन के पर्पस के लिए, वो सारा हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा. सो मेक श्योर यू एक्सेस दैट टू. टुडे विल बी कवरिंग अबाउट क्लासरूम कम्युनिकेशन, कि जो हमारा क्लासरूम सेटिंग होती है, यानी कि जहाँ पे कि हमें टीचिंग ये पर्पस से हमें जाना है तो वहाँ पर कैसे हमें कम्युनिकेशन कंडक्ट करवानी चाहिए. फर्स्टली क्लासरूम कम्युनिकेशन के बारे में देखेंगे. ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन देखेंगे, कि जो हमारा जो पावरफुल कम्युनिकेशन है जो कि एक्चुअल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है, क्लासरूम सेटिंग में बोल लो या फिर ऑफिस सेटिंग में बोल लो या फिर इन एनी सेटिंग, इफ़ योर कम्युनिकेशन इज़ इफेक्टिव तो उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है. सो क्लासरूम कम्युनिकेशन यानी कि एज अ टीचर जब हम क्लासरूम में कम्युनिकेशन की प्रोसेस इनिशिएट करवाते हैं कुछ सिखाने के लिए, कुछ नॉलेज डिलीवर करने के लिए, तो उसे क्लासरूम कम्युनिकेशन कहा जाएगा. इसमें हमें जो सारे स्टूडेंट्स हैं उनका कंसिड्रेशन लेना पड़ेगा कि कौन से स्टूडेंट की कितनी एबिलिटी है एक्सेट्रा, किसको लेके कौन से कंसिड्रेशंस है, एम्पथी, पोलाइटनेस एक्सेट्रा, वो सब हम अभी यहाँ पर देखेंगे. सो हियर वी स्टार्ट विथ प्रिंसिपल्स फॉर टीचर्स, कि टीचर्स को कौन से जो बेसिक रूल्स है, बेसिक आइडियोलॉजीज़ है फॉलो करने चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन. फर्स्टली डेवलप अ रियलिस्टिक सेल्फ कंसेप्ट एंड परसेप्शन अबाउट सराउंडिंग्स, यानी कि आपका क्या रोल है, वॉट पावर डू यू शेयर, यू आर द टीचर, योर ड्यूटी इज़ टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. जो पूरा जो अटेंशन स्पैन है, स्टूडेंट्स का फोकस मेंटेन करना, उनका फोकस कहीं यहाँ वहाँ जा रहा है तो उसके लिए कौन से एक्शंस लेने हैं, एंड ऑल्सो टू प्रोवाइड सपोर्ट टू देम. इफ़ कोई डिस्ट्रैक्टेड है तो हाउ टू ग्रास्प देयर अटेंशन अगेन, ये सारा इट इज़ डिपेंडेंट ऑन आवर सेल्फ. नेक्स्ट डेवलप प्रोफिशिएंसी इन द सब्जेक्ट मैटर, यानी कि जो भी सब्जेक्ट पर हम लेक्चर देने जा रहे हैं या फिर जिस पर भी हम नॉलेज शेयर करने के लिए जा रहे हैं, तो एज अ टीचर हमें खुद उस सब्जेक्ट के बारे में इन डेप्थ नॉलेज होना. इसी का मतलब होता है कि आपको सब्जेक्ट मैटर में आपकी प्रोफिशिएंसी है, यू आर प्रोफिशिएंट इन दैट सब्जेक्ट. नेक्स्ट अंडरस्टैंड द लर्नर्स, जो हमारा स्टूडेंट वाला साइड है, जो लर्नर साइड है, उनकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कौन से कंसिड्रेशंस हमें लेकर चलना है, वो सब एज अ टीचर हमें समझने की ज़रूरत है. लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंडक्ट करवानी है क्लासरूम में, एंड इफ़ आई नो कि जो मेरी क्लासरूम है या फिर मेरी जो लर्नर ऑडियंस है दैट हैज़ सम ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स, यानी कि उनको सुनने में तकलीफ़ है, तो मैं क्या करूँगी, मैं नॉन वर्बल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करूँगी. बिकॉज अगर मैं वर्बली कम्युनिकेट करूँगी कोई चीज़ बोल कर तो उन्हें सुनने में प्रॉब्लम हो सकती है. तो मैं क्या करूँगी कि मे बी आई विल यूज़ साइन लैंग्वेज या फिर पिक्टोरल इन्फॉर्मेशन दिखाऊँगी, फ़ोटोज़, वीडियोज़, ग्राफ्स वगैरह, डायग्राम्स, रिटन मीडिया का यूज़ ज़्यादा करूँगी. ये मैंने क्या किया, जो मेरे लर्नर्स हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए मैंने अपनी जो टीचिंग मेथड्स है उसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया. साथ ही साथ इफ़ किसी को विजुअल इम्पेयरमेंट्स है, कि सम डोंट हैव लाइक गुड विजन, कि जिन्हें अच्छे से दिखाई नहीं देता, तो उनके लिए मेरे अलग कंसिड्रेशंस रहेंगे, उनके लिए मैं वर्बल इंस्ट्रक्शंस का ज़्यादा यूज़ करूँगी. एक नॉर्मल सी क्लासरूम सेटिंग में भी टीचर को बहुत ज़्यादा कंसिड्रेट होना पड़ता है
अगर टीचर जो है अपना वॉइस भी प्रॉपरली मेंटेन करे कि स्टूडेंट के लास्ट बेंचेस तक टू द होल एक्सटेंट ऑफ द क्लास उनकी आवाज़ अगर जा रही है, तो इवन दैट इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ टीचर कि उन्होंने कंसिडरेट रह के अपनी वॉइस को मॉड्यूलेट किया कि जो लोग पीछे भी बैठे हैं, जो लोग दूर भी बैठे हैं, तो उन्हें भी सुनाई दे कि किस बारे में लेक्चर दिया जा रहा है। ऑल्सो अगर एक छोटी सी भी बात अगर हम नोटिस करें कि जब टीचर्स हमारे ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं या फिर जो भी पीपीटी वगैरह है हमें प्रेजेंट करते हैं, तो द साइज ऑफ द फॉन्ट इट इज़ कंपैरेटिवली लार्जर। वाई? बिकॉज जो लोग दूर भी बैठे हैं तो उन्हें कंसिडर करके वो सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। सो दैट इज़ द मीनिंग कि हम लर्नर्स के बारे में अंडरस्टैंडिंग रखें। नेक्स्ट, डेवलप इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब ये जो पार्ट है ये आगे के लेक्चर्स में और भी ज़्यादा इन डेप्थ देखा जाएगा कि वर्बल कम्युनिकेशन कैसे होता है, उसके टाइप्स कैसे होते हैं, उसमें एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, साथ ही साथ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 11 टाइप्स, सिमेंटिक कोड्स, सिम्बॉलिक कम्युनिकेशन, जेस्चर्स वाला कम्युनिकेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट फॉर नाउ एक क्लासरूम सेटिंग में टीचर का वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। वर्बल कम्युनिकेशन से आई मीन कि अगर आप बोल रहे हैं तो आपका वॉइस कितना है, आपका टोन कैसा है, आपकी प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स की कैसी है, आप जो लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं क्या वो लर्नर्स को आती है, तो एक कॉमन मीडियम ताकि हम डेवलप कर सके पढ़ाने के लिए। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से ये मतलब होता है कि आपका वॉकिंग स्पीड क्या है, आपका खड़े रहने का स्टाइल क्या है, आपके हाथ के जेस्चर्स कैसे हैं, आपके फेस के एक्सप्रेशंस कैसे हैं। दैट आर सम पार्ट्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। सो एज अ टीचर वी शुड बी प्रोफिशिएंट इन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट। साथ ही साथ टीचर्स शुड हैव नॉलेज अबाउट पीडेगोजी एंड एंड्रोगोजी। पीडेगोजी और एंड्रोगोजी ये जो टॉपिक्स है इसी सीरीज़ के टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में कवर की गई है इन द सेम चैनल ऑफ विजन लॉ क्लासेस, सो यू कैन एक्सेस दैट टू। बट इन ईजी टर्म्स पीडेगोजी का ये मतलब होता है कि जब हम यंग लर्नर्स को पढ़ाते हैं तो देर इज़ अ डिफरेंट सेट ऑफ प्रोसीजर्स जो कि हमें फॉलो करना पड़ता है। एंड एंड्रोगोजी जब हम टीन एज लर्नर्स को पढ़ाते हैं तो अलग सेट ऑफ प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं। पीडेगोजी में क्या होगा, लर्निंग जो प्रोसेस है वो टीचर ही कंडक्ट करवाएंगे, टीचर ही इनिशिएटिव लेंगे कि आज का कौन सा लेक्चर प्लान है, हमें किस टीचिंग मेथड्स को इंक्लूड करना है, हमें आज कितना सिलेबस में से कवर करना है, हम कौन सी प्रेजेंटेशंस या फिर कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करवाएंगे, जो भी हमने पढ़ाया है उसका इवैल्यूएशन जो है, उसकी जो परीक्षा है, जो टेस्ट है, वो हम कैसे मीडियम से कंडक्ट करवाएंगे, टेस्ट के रिजल्ट्स, उसके बाद फीडबैक, उसके बाद जो स्टूडेंट्स की हेल्पिंग वाला पार्ट है, रिवीजन हो सकता है, रीटेस्ट हो सकता है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, रेमिडियल क्लासेस हो सकती है, एक्सेट्रा। ये पूरा का पूरा जो है टीचर कंडक्ट करवाते हैं। टीचर एक्ट्स एज अ मेन सेंटर पीडेगोजिकल अप्रोच में, बिकॉज यंग लर्नर्स दे डोंट नो एनीथिंग, राइट। नेक्स्ट, एंड्रोगोजी में जो टीचर का रोल है, जब हम टीन एज लर्नर्स लाइक 9th 10th स्टैंडर्ड 11th 12th स्टैंडर्ड को पढ़ाते हैं तो टीचर का रोल थोड़ा सा पैसिव मोड में चला जाता है। टीचर क्या करते हैं कि लर्नर्स को थोड़ी फ्रीडम देते हैं कि आपको जो भी टॉपिक पढ़ना है यू चूज़ दैट, और मोस्टली जो है लर्निंग की जर्नी जो लर्नर्स ही है अपने हिसाब से उसे इनिशिएट करते हैं। टीचर का रोल इसमें थोड़ा सा सपोर्टिव टाइप हो जाता है कि उन्हें असिस्टेंस देना, कि उन्हें कहाँ डाउट्स आ रहे हैं, उन्हें कहाँ हमें एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स को देकर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, एक्सेट्रा। तो एंड्रोगोजी में वो वैसा हो जाता है। नेक्स्ट, अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। अगर स्टूडेंट्स को किसी एक मेथड से समझने में तकलीफ हो रही है तो अ टीचर हु इज़ अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच वुड look for some other medium, look for some other teaching tools, teaching aids, teaching methods, ताकि वो सेम ही टॉपिक अलग वे से पढ़ा पाए जिससे कि स्टूडेंट्स को ज़्यादा समझ में आए। इसी को कहते हैं कि डेवलपिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ये नहीं तो कुछ और, या फिर यू जस्ट हैव टू आपको पर्पस अटेन करना है कि स्टूडेंट्स को इतना नॉलेज ग्रास्प करवाना है मुझे। अब उसके लिए मैं अलग अलग अप्रोचेस जो है वो यूज़ कर सकती हूँ। अगर एक वर्क में नहीं आया तो मैं दूसरा अप्रोच पे शिफ्ट हो जाऊँ। दैट इज़ हैविंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच। ऑल्सो बीइंग ऑब्जेक्टिव एंड अनबायस्ड। ऑब्जेक्टिव यानी कि जो आपका पर्पस है, पॉइंट टू पॉइंट उसी से रिलेटेड हमें कम्युनिकेशन कंडक्ट करवानी है।
अनबायस्ड मीन्स कि पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए कि वी आर अटेंडिंग सम स्टूडेंट्स वाइल इग्नोरिंग द अदर्स, वैसा सिनेरियो क्लासरूम में नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स फॉर क्राफ्टिंग मैसेज. अब क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन में जो बेसिक सा मॉडल होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है. सेंडर जो है अपने एंड से एक मैसेज रिसीवर को भेजता है. तो जो मैसेज रहेगा उसे हम कैसे बिल्ड करें, कैसे बनाएं, क्या क्या हमें टिप्स फॉलो करनी चाहिए कि हमारे जो मैसेज है इट इज़ ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, कि रिसीवर उसे अच्छे से रिसीव कर पाए, समझ पाए, उसका अच्छे से फीडबैक दे पाए. सो दीज आर द वंस वी शुड फॉलो. फर्स्टली, क्लियर एंड स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स मैसेजेस में, यानी कि जब भी मैं कुछ बोलने वाली हूँ तो पहली बात तो मुझे उसके लिए क्लियर होना चाहिए ताकि मेरा मैसेज भी एकदम क्लियर हो, एंड मेरा जो बोलने का पर्पस है मेरा मैसेज उसी से रिलेटेड हो. अभी अगर कम्युनिकेशन के बारे में लेक्चर डिलीवर कर रही हूँ, सो आई शुड बी क्लियर अबाउट इट. मेरे सारे मैसेजेस क्लियर होने चाहिए, मेरे सारे मैसेजेस मेरे ऑब्जेक्टिव से अलाइन होने चाहिए. आई वुड नॉट बी टॉकिंग अबाउट ICT, आई शुड नॉट गो इन टू द टॉपिक ऑफ PDE या फिर सम अदर टॉपिक्स. आई शुड बी अलाइंड विथ माई ऑब्जेक्टिव. माई मैसेजेस शुड बी अलाइंड विथ माई ऑब्जेक्टिव्स, राइट. स्मार्ट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रेलेवेंट एंड टाइम बाउंड. यानी कि जो हमारा मैसेज क्राफ्टिंग का प्रोसेस है इट शुड बी स्मार्ट. ये एक शॉर्ट फॉर्म है. इसका फुल फॉर्म अगर निकाला तो स्पेसिफिक यानी कि टू द पॉइंट हमें बात करनी है. मेजरेबल, जो भी हमारा कम्युनिकेशन का प्रोसेस है हम लेक्चर कंडक्ट करवाने से पहले क्लासरूम सेटिंग में डिसाइड करते हैं कि इफ़ ये 1 घंटे का मेरा टाइम स्लॉट है तो इसमें मुझे कितने टॉपिक्स कवर करने हैं. दैट मीन्स यू आर मेजरिंग कि इतने टाइम पीरियड में दिस इज़ माई बाउंड, कि मुझे इतना काम फिनिश करना है, इतना लेक्चर मुझे डिलीवर करना है. अचीवेबल, यानी कि गोल भी आप ऐसा सेट करो कि मैसेज आप ऐसे क्राफ्ट करो कि दैट इज़ अचीवेबल. और एल्स इफ आई से कि ओके मुझे 20 मिनट्स के ड्यूरेशन में आई हैव टू कवर लाइक द एंटायर कम्युनिकेशन सिलेबस, दैट इज़ नॉट अचीवेबल, राइट. तो गोल्स भी ऐसे हो, मैसेजेस भी ऐसे हो जो कि अचीवेबल हो. कम्युनिकेशन प्रोसेस ही पूरी की पूरी पहली बात तो ऐसी हम उसे डिसाइड करें कि एटलीस्ट इट इज़ पॉसिबल, राइट, नॉट टू डिसाइड एनी इम्पॉसिबल थिंग्स. नेक्स्ट, रेलेवेंट. रेलेवेंट यानी कि टॉपिक से वो कितना ज़्यादा रिलेटेड है जो भी मैं मैसेज क्राफ्ट कर रही हूँ. अभी जो मैं करंटली मैसेजेस क्राफ्ट कर रही हूँ क्या वो मेरे कम्युनिकेशन के टॉपिक से रिलेटेड है. सो येस, दैट मीन्स इट इज़ रेलेवेंट. नेक्स्ट, टाइम बाउंड. ऑफ कोर्स आई हैव अ टाइम बाउंड कि नॉट टू गो ओवर 30 मिनट्स पर लेक्चर. तो क्या हुआ कि मेरा जो मैसेज है वो भी टाइम बाउंड रहेगा. मेरा जो कम्युनिकेशन प्रोसेस मैं कंडक्ट करवा रही हूँ इट इज़ टाइम बाउंड. नेक्स्ट, रेलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव. येस, वी कवर्ड इट. प्रॉपरली सीक्वेंस्ड. अगर हम टीचिंग में जो सारे टॉपिक्स है उसे प्रॉपरली सीक्वेंस में ना रखें तो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है. किसी भी टॉपिक की प्रॉपर सीक्वेंस एक होती है कि मे बी ईजी टॉपिक्स फर्स्ट एंड देन उससे रिलेटेड थोड़ा हार्ड कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स. अगर ये सीक्वेंस ना हो तो लर्नर को सिर्फ और सिर्फ कन्फ्यूजन ही होगा. इट इज़ जस्ट लाइक वॉचिंग 50th एपिसोड ऑफ अ सीरीज जस्ट बिफोर यू फिनिश्ड सम कपल ऑफ स्टार्टिंग एपिसोड्स. अगर मैंने कुछ लेट सपोज TV शो देखना शुरू किया या फिर कोई बुक मैंने पढ़ना शुरू किया एंड ऑल ऑफ अ सडन आई ओपन द 100th पेज एंड आई एम स्टार्टिंग टू रीड, आई वोंट इवन नो वॉट इज़ गोइंग ऑन. स्टोरी क्या चल रही है, हु आर द कैरेक्टर्स, हु डिड वॉट एंड वाई इज़ इट हैपनिंग, कि कौन कौन सा डायलॉग प्लेस कर रहा है या फिर स्टोरी में कौन सा मोड आ रहा है, मुझे नहीं समझ में आएगा. क्यों? क्योंकि प्रॉपर सीक्वेंस ही फॉलो नहीं की. तो कम्युनिकेशन में भी द मैसेजेस शुड बी प्रॉपरली सीक्वेंस्ड. मुझे जो बात पहले बोलनी है वो पहले, उसके बाद मुझे कैसे कैसे बातें करनी है वो सब मेरे दिमाग में सीक्वेंस अलाइंड होना चाहिए. नेक्स्ट, यूज़ लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल टू द लर्नर्स. फॉर एग्जाम्पल इस केस में लर्नर्स को जो लैंग्वेज समझ में आएगी दैट वुड बी मोस्ट प्रोबेबली इंग्लिश
और हिंदी. सो दैट इज़ वाई वी आर रिकॉर्डिंग दीज लेक्चर्स इन इंग्लिश, यानी कि थोड़ा पार्ट हिंदी में थोड़ा पार्ट इंग्लिश में, ताकि बोथ ऑफ द टाइप ऑफ ऑडियंसेस को जो लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिबल है, जो लैंग्वेज ऑडियंस को समझ में आती है, हम उस लैंग्वेज में ही कम्युनिकेट करें. यूज़ अप्रोप्रिएट सिम्बल्स. जो टीचिंग के टाइम पे हम अलग अलग सिम्बल्स का भी यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट वेरी यंग लर्नर्स, वी यूज़ सिम्बल्स लाइक ABCD, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, कलर्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा. तो वो जो हमारी इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो सिम्बल्स इंफॉर्मेशन के साथ अलाइन होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई टेल यू कि we will complete the, let's suppose we will complete this process in just 2 steps, right? So these are the 2 steps जिसमें कि हम ये पूरी प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे. Now wasn't this part confusing, right? Because मैंने क्या किया, गलत सिंबल का यूज़ कर दिया, right? My symbol should be this, मैंने ये दिखा दिया, तो इट लेड टू बैड कम्युनिकेशन. बिकॉज आपको कन्फ्यूजन होगा कि मैं बोल रही हूँ 2 steps एंड देन आई एम सेइंग अबाउट, माई जेस्चर इज़ अबाउट 3 steps, राइट? इसीलिए अप्रोप्रिएट सिम्बल्स का यूज़ करना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट, इंक्लूड रेलेवेंट एक्सरसाइजेस. जो भी टॉपिक में नॉलेज ट्रांसफ़र हो रहा है उससे रिलेटेड कुछ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स हो, एक्सरसाइजेज हो, क्वेश्चंस हो. इससे क्या होता है कि लर्निंग में और ज़्यादा हेल्प होती है. जो भी स्टूडेंट ने लर्न किया है, दे कैन टेस्ट देमसेल्व्स, दे कैन रिवाइज. उनको जो टॉपिक्स हैं वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे ऐसा करने से. लाइक हमारे भी लेक्चर्स के बाद इफ़ कम्युनिकेशन का लेक्चर है, टीचिंग एप्टीट्यूड का 3 to 4 टॉपिक्स कवर करने वाला लेक्चर है, तो उस लेक्चर में जो टॉपिक्स है उससे रिलेटेड जो PYQs है, व्हाट वी डू कि उसे एंड में सॉल्व करवाते हैं, राइट? इन विजन लॉ क्लासेस also through vision law classes you can access the test series. You learned about the whole teaching aptitude by watching our teaching aptitude series. After that you go and attempt the test series which has 100+ PYQs of teaching aptitude, right? तो इससे क्या हुआ कि we included relevant exercises. Nice. Make generous use of examples and non-examples. जैसे कि हर एक टॉपिक अभी एक्सप्लेन करते टाइम मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, राइट? साथ ही नॉन एग्जांपल्स भी दे रही हूँ. देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डूज एंड देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ डोंट्स. लाइक यू नो, अगर मैं आपको ट्रैफिक रूल्स एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाउ टू ड्राइव या फिर हाउ टू क्रॉस द रोड, तो मैं उसमें क्या करूँगी कि आई विल टेल यू कि व्हाट टू डू. लुक लेफ्ट, लुक राइट, वेट फॉर द ट्रैफिक सिग्नल, या फिर ज़ीब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना है. सो दिस इज़ एग्जाम्पल्स. अब नॉन एग्जाम्पल्स क्या होगा कि बिना देखे रोड क्रॉस मत करो, राइट? ट्रैफिक सिग्नल जब लेट सपोज ग्रीन होगा देन यू क्रॉस द रोड, दिस इज़ अ नॉन एग्जाम्पल, राइट? यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज जब ग्रीन होता है तो इट इज़ अ सिग्नल फॉर व्हीकल्स टू मूव, तो दैट इज़ नॉट द टाइम फॉर यू टू क्रॉस द रोड. सो वॉट आई डिड, आई मेड अ यूज़ ऑफ अ नॉन एग्जाम्पल कि हमें क्या नहीं करना है. Now there are some principles for choosing teaching methods and tools. बेसिकली तो ये लर्नर से अलाइंड होगा कि लर्नर्स की कैसी रिक्वायरमेंट है, उनकी कैसी कैपेबिलिटीज़ है, कि वो कैसे ग्रास्पिंग पावर कैसी है उनकी. उसी के बेसिस पर हम अलग अलग टीचिंग टूल्स, टीचिंग मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं. फर्स्टली तो सिलेक्ट रेलेवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीडिया. जो भी हम वर्बल, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो लर्नर से जो उनकी कैपेबिलिटी है उससे अलाइन होना चाहिए. पहले ही जैसे एक्सप्लेन किया था, अगर ऑडिटरी इम्पेयरमेंट्स है वी विल मेक यूज़ ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एक्शंस, साइन लैंग्वेज, इमेजेस, जो म्यूट वीडियोज़ होते हैं, या फिर चार्ट्स, डायग्राम्स, रिटन कम्युनिकेशन, जिससे कि उनकी ऑडिटरी सेंसेस के यूज़ किए बिना भी लर्नर्स कैन ग्रास्प कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. इफ विजुअल इम्पेयरमेंट्स है सो देर आर स्क्रिप्ट्स लाइक ब्रेली. ऑडिटरी में उन्हें
इंस्ट्रक्शंस दे सकती हूँ, बिकॉज दे डोंट हैव ऑडिटरी प्रॉब्लम्स इन केस ऑफ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स। तो मैं उनके अलग अलग सेंसेस का यूज़ करके उन्हें इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र कर सकती हूँ। तो इसी का मतलब है कि मैं क्या कर रही हूँ कि उनको कंसिडर कर रही हूँ। मेरा जो भी मीडिया है, मेरे जो टीचिंग मेथड्स है, वो मेरे लर्नर्स की जो कैपेबिलिटीज़ है, उनका जो गिवन सिनेरियो है उससे अलाइन हो। यूज़ वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि सारी ऑडियंस का लर्निंग स्टाइल सेम हो। जो मेरे लर्नर्स है, सम लर्नर्स दे अंडरस्टैंड थ्रू अटेंडिंग लेक्चर्स, कि उनका जो ऑडियो वाला पार्ट होता है, सुनने वाला पार्ट होता है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। बट सम लर्नर्स उनको रीड करने से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। दे आर सेल्फ पेस्ड, यानी कि खुद ही के स्पीड पे दे वांट टू रीड, दे वांट टू लर्न द मटेरियल। तो उनके लिए मुझे अलग मीडियम्स यूज़ करने हैं पढ़ाने के लिए। कुछ लर्नर्स को जो है इमेज फॉर्म में, विजुअल्स फॉर्म में जो है अच्छे से समझ में आता है। सो फॉर दोज टाइप ऑफ लर्नर्स आई विल मेक श्योर दैट आई इंक्लूड सम डायग्राम्स, some photographs, some mind maps also. Use good quality media. जो भी चीज़ मैं प्रेजेंट कर रही हूँ, अपने स्टूडेंट से शेयर कर रही हूँ, चाहे वो मेरे बोले हुए शब्द हो, या फिर वो कोई इमेज हो मेरे प्रेजेंटेशन में, या फिर अगर मैं कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा रही हूँ, तो इट शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। एंड बाय गुड क्वालिटी आई मीन कि वो चीज़ एक्यूरेट होनी चाहिए। उन चीज़ों से जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है वो करेक्ट होनी चाहिए। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं ट्रांसफ़र करवानी है मुझे मीडिया के यूज़ से। मेरे वर्ड्स अगर रॉन्ग है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अगर रॉन्ग है, मेरी जो इमेज है अगर टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो दैट इज़ द बैड यूज़ ऑफ मीडिया। इट इज़ नॉट गुड मीडिया, राइट। उसकी एक्यूरेसी कितनी है, करेक्टनेस कितनी है, मेरे पर्पस को वो मीडिया कितना ज़्यादा सर्व करता है। Those are the examples of good media. Integrate media in teaching or learning, यानी कि अलग अलग मीडियम्स को यूज़ करना। विजुअल मीडिया होता है, इमेजेस, ग्राफ्स, डायग्राम्स एक्सेट्रा। ऑडियो मीडिया होता है कि पॉडकास्ट, देन देर आर रिकॉर्डिंग्स एक्सेट्रा। ऑडियो विजुअल मीडिया भी होता है, like for example this video lecture is a audio visual media. You could go for reading a book also, कि आप बुक रीड कर रहे हो, बट आपने क्या किया, अपनी UGC नेट पेपर 1 की प्रेपरेशन में विजन लॉ क्लासेस का वीडियो लेक्चर इंक्लूड करके आपने मीडिया अपने प्रेपरेशन में इंक्लूड कर लिया है। नाउ प्रिंसिपल्स फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सपोर्टिव लर्निंग एटमॉस्फेयर। क्लासरूम में एक अच्छा लर्निंग एटमॉस्फेयर कैसे डेवलप करना है, तो देर आर सम चेक मार्क्स फॉर इट, कि ये चीज़ें ऐसे इंक्लूडेड होनी चाहिए। फर्स्टली तो क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड। कभी भी टीचिंग का प्रोसेस कंडक्ट करवाते टाइम लिमिटेड ऑडियंस होगी, देर इज़ एन अपर बाउंड कि मैक्स टू मैक्स इतने लोग हो तो ही टीचर को कंडक्ट करवाने में ईजी होगा। सिंपल क्लासरूम की सेटिंग देखी, सो द नंबर इज़ अराउंड 40 to 60 स्टूडेंट्स इन पर क्लासरूम। इफ आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग लेट्स सपोज एक्सपेरिमेंट इन द लैब, if I'm a single person demonstrating it, so I would hardly allow 5 to 7 or maybe max to max 10 learners to be around me, because उसके बाद it will be just overcrowded, because बाकी के बच्चों को तो दिखेगा ही नहीं, they won't be able to either see or either hear, या फिर fully वो लोग immerse हो ही नहीं पाएंगे। तो there is always की एक upper limit होती है कि किसी भी टीचिंग प्रोसेस में इतने ही लोग इन्वॉल्व हो तो टीचिंग प्रोसेस अच्छे से एफिशिएंटली कंडक्ट होगी। उसके बाद इट इज़ ओवर क्राउडेड, सो मेक श्योर दैट क्लासरूम्स या फिर जो भी टीचिंग एनवायरनमेंट्स है इट इज़ नॉट ओवर क्राउडेड। एंश्योर प्रॉपर सीटिंग अरेंजमेंट इन द क्लास। सीटिंग अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से वैरी हो सकती है, जैसे कि अगर मैं लेक्चर मेथड का यूज़ करते हुए क्लासरूम को पढ़ा रही हूँ तो सारे बेंचेस जो है रोज़ और कॉलम्स के टाइप में अलाइन होंगे और सारे स्टूडेंट्स दे विल बी फेसिंग टुवर्ड्स मी, ताकि वो मेरा जो है प्रेजेंटेशन देख पाए या फिर जो भी मैं लेक्चर दे रही हूँ उसे क्लियरली सुन पाए, राइट। अगर आई वॉन्ट टू कंडक्ट अ डिस्कशन और मुझे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बांटना है तो मैं क्या करूँगी कि देर विल बी क्लस्टर्स ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट, राइट।
5 सीट्स टुगेदर या फिर 10 सीट्स टुगेदर, जहाँ पे कि स्टूडेंट्स को साथ में काम करना है. और एल्स इफ़ आई एम कंडक्टिंग अ डिबेट, कि मैंने पूरी क्लासरूम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया एंड कोई टॉपिक दे के समवन इज़ ऑन द येस साइड ऑफ इट एंड द अदर हाफ इज़ ऑन द नो साइड ऑफ इट, तो उस टाइम पर सीटिंग अरेंजमेंट अलग होगा. दे बोथ द पार्टीज विल बी फेसिंग ईच अदर. तो अलग अलग टीचिंग मेथड्स के लिए अलग अलग सीटिंग अरेंजमेंट होता है. तो जो भी अरेंजमेंट टीचिंग मेथड के साथ अलाइन हो वैसा ही अरेंजमेंट फॉलो किया जाए. बिल्ड रैपोर्ट विद द स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स के साथ अच्छा रिलेशन बिल्ड करके रखना ताकि स्टूडेंट्स भी मोटिवेटेड फील करें. एनकरेज कोऑपरेशन एंड हेल्दी कंपटीशन अमंग स्टूडेंट्स. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपटीशन. एक हेल्दी, नेक्स्ट इज कट थ्रोट कंपटीशन. यानी कि हेल्दी कंपटीशन में क्या होगा, एवरीवन विल बी मोर फोकस टुवर्ड्स लर्निंग. कि जैसे 3 इडियट्स में देयर इज़ रैंचो हु टेल्स कि आज हमें कुछ नया सीखने मिलेगा, आज कुछ नया करने मिलेगा, कुछ नया एक्सप्लोर करने मिलेगा. दैट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्दी कंपटीशन कि भले ही हम हार जाए सो स्टिल देयर इज़ अ गेम स्पिरिट, देयर इज़ अ टीम स्पिरिट. एक स्पिरिट होती है जो कि लर्निंग पर ज़्यादा फोकस करती है. एक्सपीरियंस मुझे गेन हुआ, मैंने इन्जॉय किया, मैंने कुछ नया देखा, कुछ नया सीखा. दैट इज़ अ टाइप ऑफ हेल्दी कंपटीशन. कट थ्रोट कंपटीशन यानी कि इट्स डू और डाई. ओ माई गॉड नो वी लॉस्ट, या फिर कि जीतना ही है. यू आर जस्ट सो मच फोकस्ड कि यू हैव टू विन, कि आप लर्निंग जर्नी पर ही ध्यान ना दो. सो दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल, राइट. इसीलिए हेल्दी कंपटीशन कंडक्ट करवाना क्लासरूम में ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रादर देन कट थ्रोट कंपटीशन. फीडबैक मैकेनिज़्म. जो स्टूडेंट्स की लर्निंग है इसे मॉनिटर करने के बाद जो टीचर्स हैं फीडबैक देते हैं. इट कैन बी थ्रू स्टूडेंट्स ऑल्सो, इट कैन बी इन 2 वेज फीडबैक मिल सकता है. फर्स्टली टीचर को फीडबैक मिले, मैंने कोई लेक्चर डिलीवर किया, स्टूडेंट्स को जितना समझ में आया नहीं समझ में आया, दे विल गिव मी अ रिव्यू कि मिस दिस पार्ट इज़ नॉट क्लियर, कैन यू प्लीज़ रिपीट इट, या फिर आप किसी अलग वे से पढ़ा सकते हो क्या. इस केस में टीचर इज़ गेटिंग द फीडबैक. देयर कैन बी अ डिफरेंट केस जहाँ पे कि मैं स्टूडेंट्स का परीक्षा ले लूँ, टेस्ट ले लूँ एंड अपॉन दैट उनको उनकी लर्निंग के ऊपर फीडबैक कि मे बी यू सीम टू बी हैविंग डाउट्स इन दिस एक्सरसाइज, या फिर इस पार्ट में आपने इतना अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है, सो यू बेटर ब्रश अप. ओके. इस केस में क्या हुआ कि स्टूडेंट्स को फीडबैक मिला टीचर के थ्रू. सो फीडबैक कैन बी बोथ वेज, बट इट शुड एग्जिस्ट इन अ क्लासरूम सेटिंग. बिकॉज जब हमें फीडबैक मिलता है तो ही हम अपस्केल कर पाते, तो ही हम अपना लेवल इंक्रीज़ कर पाते कि कैसा सूटेबल है स्टूडेंट्स के लिए, क्या क्या रिविज़न करवानी है. फीडबैक इज़ लाइक द बून, कि एक इट इज़ लाइक अ सुपर पावर की चीज़ें कैसे अच्छे से डेवलप हो. क्योंकि जब आप सामने वाले से कम्युनिकेट ही नहीं करोगे कि व्हाट वेंट गुड या फिर क्या चीज़ और बेटर हो सकती थी, तो हाउ विल द पर्सन इम्प्रूव, हाउ विल द टीचर इम्प्रूव, हाउ विल द स्टूडेंट्स इम्प्रूव. So that is why feedback is an integral part of communication. Encourage experimentation. Experimentation पर कब, जब थोड़ा सेफ माहौल रहे. There could be experimentation in science classes, not in the laboratory, but in some other projects. Maybe students are interested in learning about scientists and their works, so they could go around experimenting things, exploring things, learning different things, right. क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को हमें सपोर्ट करना है. नेक्स्ट, प्रोवाइड रीइंफोर्समेंट. रीइंफोर्समेंट जो है ये फीडबैक का अगला लेवल होता है. जैसे कि इफ़ आई लाइक अ स्टूडेंट्स बिहेवियर, दैट स्टूडेंट इज़ गेनिंग गुड मार्क्स, एकेडमिक्स में अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, दे आर the level of speaking, their confidence, their politeness, all of them is very good. So level 1 would be I give them a feedback कि you are a good student, I like the way you behave, you are very capable. ये मैंने फीडबैक दिया. अब नेक्स्ट लेवल अगर मैं जाऊँ तो वो उसको रीइंफोर्समेंट बोलेंगे. I bring up that student
मैं मे बी पूरे क्लास से कहूँ कि लेट्स क्लैप हैंड्स फॉर हिम फॉर हिज अचीवमेंट, मैंने क्या किया, रिवॉर्ड दिया, दैट स्टूडेंट विल फील गुड, राइट। उसे क्या फील होगा कि ओके मेरा ये जो बिहेवियर है वो सपोर्ट किया जा रहा है, तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। तो दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। किसी भी बिहेवियर को इतना ज़्यादा सपोर्ट देना कि वो वापस वापस से अकर हो, दैट इज़ रीइंफोर्समेंट। देयर इज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट ऑल्सो, कि अच्छे बिहेवियर पे तारीफ़ कर दो तो वो बिहेवियर कंटिन्यू रहेगा। देयर इज़ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ऑल्सो, कि बुरे बिहेवियर पर टोक दो या फिर डांट दो या फिर पनिश कर दो, तो फिर वो बिहेवियर स्टूडेंट्स का रुक जाएगा, राइट। सो दैट इज़ द थिंग अबाउट रीइंफोर्समेंट। प्रोवाइड नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट। जो क्लासरूम सेटिंग होती है उसमें जो टीचर्स है, मेनली जो एनवायरनमेंट बिल्ड करने का काम है, उसकी प्राइमरीली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टीचर्स की होती है। तो ऐसे में जो एनवायरनमेंट है वो थ्रेटनिंग ना हो, लाइक फॉर एग्जांपल रिमेन क्वाइट और एल्स आई गिव यू माइनस मार्क्स, या फिर आपकी एक्टिविटी में आई कट मार्क्स इफ़ यू डोंट सिट प्रॉपरली, या फिर दैट ऐसा टाइप ऑफ माहौल जिसमें कि स्टूडेंट्स बिना डरे अपनी खुशी से, अपने कॉन्फिडेंस से, इंटरेस्ट के हिसाब से फ्री माहौल में लर्न कर पाए, सीख पाए, चीज़ें एक्सप्लोर कर पाए, ऐसा माहौल टीचर्स को क्रिएट करना चाहिए। Now, principles for educational institutes to improve teaching. These are some basic principles like keeping things organized, right? There is a lecture plan, syllabus होता है, curriculum होता है, सब कुछ organized होता है। कब कौन सी evaluation, कौन सी test, कौन सी unit test conduct करवानी है, सारी चीज़ें organized होती है। Listening and learning from feedback, right? Keeping things steady and consistent. Everything should go with the flow. टाइम टेबल होता है, शेड्यूल होता है, एकेडमिक पूरा कैलेंडर होता है कि ईयर में कौन सी एक्टिविटीज़ कब कंडक्ट करवाएं, तो ये सब स्टडी फ्लो में कंडक्ट करवाया जाना चाहिए। मीटिंग डिफरेंट नीड्स, अलग अलग स्टूडेंट्स की अलग अलग नीड्स होती है। सम माइट लर्न थ्रू असेसमेंट्स, ग्रुप प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा, तो सारा कुछ इंक्लूड करवाना है जो स्टूडेंट्स की अलग अलग लर्निंग नीड्स है। सम स्टूडेंट्स विल लाइक टू रीडिंग, दे विल लाइक रीडिंग बुक्स, तो उसके लिए लाइब्रेरी होनी चाहिए। सम स्टूडेंट्स दे आर मोर इंटरेस्टेड इन स्पोर्ट्स, तो स्पोर्ट्स के लिए भी फैसिलिटी होनी चाहिए। तो इस वजह से हम अलग अलग नीड्स जो है उसको फुलफिल कर पाए। मैनी वेज टू सक्सीड, सक्सेस का कोई भी एक सिंगल पाथ नहीं होता। एक स्टूडेंट की सक्सेस जो है उसके किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट में या फिर एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के जो मार्क्स है उससे डिसाइड नहीं होगा। स्टूडेंट का ओवरऑल ग्रोथ कितना है एकेडमिक्स में, स्पोर्ट्स में, फिटनेस में, कम्युनिकेशन में, तो ओवरऑल वे से वो स्टूडेंट कितना सक्सेसफुल है। इट इज़ नॉट सिंगल पार्ट टू सक्सेस, देर आर मल्टीपल पार्ट्स। सम माइट बी गुड कम्युनिकेटर्स, some might be athletes, some might go in research, some might be very confident as a stage speaker, etc etc. So all of them are successful in some or the other manner, and जिस वे में वो कम सक्सेसफुल है दैट shouldn't be highlighted कि you are falling off here, बस इसको थोड़ा सा संभाल लो, or else you are successful in your own domain. Focus on goals, जो भी गोल्स है, ईयरली गोल्स, मंथली गोल्स, वीकली गोल्स, टीचर के गोल्स, स्टूडेंट्स के गोल्स, जो बिगर अथॉरिटी है कि ये कॉलेज में डेवलपमेंट लाना है, ये न्यू काउंसिल हमें शुरू करना है, ऐसा क्लब हमें बिल्ड करना है, ऐसा इवेंट हमें अरेंज करवाना है, तो वो सब अलग अलग गोल्स होने चाहिए, गोल्स हो सकते हैं एंड उस पर हमारा फोकस होना चाहिए। क्लियर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, कौन सी जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है किस किस काउंसिल को गाइड करेगी, कौन से टीचर्स का ग्रुप रहेगा, कौन से क्लब को अरेंज करवाने में, कौन सा इवेंट है, वो जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसका प्रॉपरली असाइनमेंट होना चाहिए, कि असाइन कर दो, कि बता दो कि आप यू आर सपोज टू डू ऑल ऑफ दिस लिस्ट ऑफ ड्यूटीज़। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है ये कंडक्ट करवाने के लिए देयर आर सम थंब रूल्स, like there is 7 C's of communication या फिर there are 4 S's of communication. These are very short and very easy to understand.
इसे हमने अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंटीग्रेट कर लिया तो मतलब आर कम्युनिकेशन प्रोसेस विल बी वेरी इफेक्टिव, and effective communication is very very valuable, right? Firstly, in the 7 C's of communication, first C will tell you to be concise. concise यानी कि मेरे जो मैसेजेस है वो एकदम शॉर्ट और स्वीट हो, रिलेटेड टू द पॉइंट. नेक्स्ट, कंक्रीटनेस, स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे वेग मैसेजेस ना हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल कि within a month or 2 will complete the UGC NET syllabus. No. Concrete अगर मैं इस मैसेज को बनाऊँ तो क्या होगा? Within 1 week will complete each subject and within 2 months will be good to go with the entire UGC NET syllabus being completed. तो क्या हुआ? मैंने अपने मैसेज को कंक्रीट बनाया. कंफ्यूजिंग जो था नेचर उसको कम करके टू द पॉइंट एकदम स्पेसिफिक बनाया. नेक्स्ट, करेक्टनेस. टीचर्स या फिर किसी भी सेटिंग में, ऑफिस सेटिंग में जो भी हम मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, दैट शुड बी ट्रू, इट शुड बी करेक्ट, इट शुड कंटेन फैक्ट्स. मुझे ऐसे ही झूठ मूठ कुछ चीज़ें नहीं बोलना, या फिर जो चीज़ें रॉन्ग प्रूफ हो सकती है उन चीज़ों का अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस में इंक्लूजन नहीं करना. नेक्स्ट, कंसिडरेशन यानी कि एम्पैथी. मेरा मैसेज जो भी लोग सुन रहे हैं उनकी इमोशनल स्टेट कैसी है और उसको ध्यान में रखते हुए मुझे अपना मैसेज जो है डिलीवर करना है. किसी को मेरी बात का बुरा ना लगे, किसी को हर्ट ना हो, कोई मिसइंटरप्रेट ना कर ले मेरी बात. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन. क्लैरिटी, प्रोनाउंसिएशन, जो भी वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, जो भी मेरे मैसेज का मीनिंग है वो एकदम ज़्यादा क्लियर होना चाहिए. लाइक फॉर एग्जांपल, जस्ट टू से कि इन अ कंपनी इन अबाउट सम टाइम वील सी सम ग्रोथ. नो. क्लैरिटी कैसे होगी कि विद इन अ मंथ वील सी अ ग्रोथ ऑफ अबाउट 10% इन आवर कंपनी, राइट? सो दिस इज क्लैरिटी. कर्टेसी, बी पोलाइट, बी रिस्पेक्टफुल. कंप्लीटनेस, जो भी मैं मैसेज प्रोवाइड कर रही हूँ दैट शुड बी कंप्लीट. टेक्सटिंग फॉर्मेट में समटाइम्स इट कुड अकर कि लेट सपोज द रेंज इज़ वेरी लो एंड हाफ ऑफ माई मैसेज इज डिलीवर्ड बट द एंटायर टॉपिक इज़ नॉट completed, it is not sent. तो रिसीवर को क्या होगा? डाउट हो जाएगा, मिसइंटरप्रिटेशन हो सकती है. तो जो भी हमारा मैसेज हो हमें उसे मेक श्योर करना है कि कम्प्लीटली डिलीवर हो. नाउ द 4 S's ऑफ कम्युनिकेशन. दिस इज़ अनदर टर्मिनोलॉजी. जो ये 7 C's है, वी आर जस्ट सपोज टू नो कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, और वी कुड बेसिकली लर्न ऑल ऑफ दिस 7 वर्ड्स बिकॉज इनका मीनिंग समझने में तो बहुत ईजी है. क्वेश्चंस में इट कुड बी कि ऑप्शन में दिया हुआ है कि द 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन आर, एंड मे बी यू हैव अ लिस्ट कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है, व्हाट इज़ करेक्ट, चूज़ द करेक्ट कोड एक्सेट्रा. तो इसके लिए इन 7 वर्ड्स को मेमोराइज करना इज़ मोर सूटेबल. सेम गोज विद द 4 S's. These are mostly related to the 7 C's. Like for example, shortness. It is related to conciseness कि मेरा मैसेज एकदम शॉर्ट एंड स्वीट हो. स्ट्रेंथ, कंक्रीटनेस से रिलेटेड है कि मैं मैसेज कितना पावरफुल वे से, कितने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में, कितना ज़्यादा इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकती हूँ. सिंसियरिटी, it is again related to consideration. If I make a mistake, so saying sorry is a very blunt reply. बस सॉरी बोल के चले गए. नो. सिंसियरिटी कैसे डिपिक्ट होगी कि मे बी मैं बोलूँ कि दिस वॉज माई मिस्टेक एंड आई वुड डू दिस टू मेक अप फॉर माई मिस्टेक. कि मे बी इफ़ आई लॉस्ट योर बुक, मैंने आपसे बुक ली और मुझसे वो खो गई एंड मैं आपके पास आ रही हूँ ये कहते हुए कि ओ आई एम सॉरी, मुझसे बुक खो गई. नो. सिंसियरिटी अगर मैं इसी मैसेज में डालना चाहूँ तो आई वुड रादर से कि सो सॉरी आई लॉस्ट योर बुक, बट मैं इसकी जगह एक काम करती हूँ, आई वुड रादर पे यू फॉर द बुक
या फिर मैं आपको एक न्यू कॉपी उसी बुक की परचेस करके दे सकती हूँ. दिस साउंड्स मोर सिंसियर, राइट? नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी. यूज सिंपल वर्ड्स जो कि सामने वाला कॉम्प्रीहेंड कर पाए, सामने वाला समझ पाए, वैसे वर्ड्स का यूज़ करना. साथ ही साथ लैंग्वेज में भी वैसा ही होगा कि सामने वाले को जो लैंग्वेज समझ में आए उसी लैंग्वेज में हम कम्युनिकेट करने की कोशिश करें. एंड द लास्ट एंड द शॉर्टेस्ट टॉपिक इज़ पैराफ्रेजिंग. पैराफ्रेजिंग अगर आसान शब्दों में कहे तो जब दो लोगों के बीच में डायलॉग हो रहा है, अगर आप सेंडर हो और मैं रिसीवर हूँ, तो एज अ रिसीवर आई शुड ट्राई टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ पैराफ्रेजिंग. रिसीवर की जगह पर खड़े होने के बाद मैं पैराफ्रेजिंग करने की कोशिश करूँगी, बिकॉज इससे कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है. वो कैसे? पैराफ्रेजिंग में क्या होता है, सेंडर ने रिसीवर को कोई मैसेज भेजा एंड देन रिसीवर उसी मैसेज को रीफ्रेम करके अपने वर्ड्स में फ्रेम करके सेंडर को वापस से फीडबैक देते. जैसे कि आई एम गोइंग टू अ थेरेपिस्ट, राइट, एंड आई एम टेलिंग हिम कि सर आई हैव बीन फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मुझे वर्क का बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो रहा है एंड मैं टाइम टू टाइम डेडलाइंस पर कंप्लीट नहीं कर पा रही. टू विच जो थेरेपिस्ट हैं, जो कि इस केस में एज अ रिसीवर है, ही वुड रिप्लाई कि ओके आई सी, तो आप स्ट्रेस में है बिकॉज आप डेडलाइंस मीट नहीं कर पा रही है. एंड टू विच माई यूजुअल रिप्लाई वुड बी कि ओ येस, बिल्कुल सही समझा आपने. तो इस केस में थेरेपिस्ट ने क्या किया कि ही रीफ्रेज्ड, उन्होंने मेरी ही बोली हुई बात को अलग वे से मुझे ही प्रेजेंट किया, जिससे कि मुझे ये कंफर्म हो गया कि हाँ, जो रिसीवर है वो सुन रहे हैं, ही इज़ अटेंटिव, ही इज़ इंटरेस्टेड एंड ही इज़ अटेंडिंग मी एंड ही हैज़ प्रॉपरली अंडरस्टूड कि मेरा क्या प्रॉब्लम है, राइट. दिस इज़ द बेसिक थिंग ऑफ पैराफ्रेजिंग. एंड इसे जब हम रिसीवर की एंड पर यूज़ करते हैं तो इससे कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है. That's all for today and thank you so much.